कोलकाता का इतिहास जितना समृद्ध और रोचक है, उतना ही अद्भुत हावड़ा ब्रिज की कहानी भी है। यह प्रसिद्ध ब्रिज हुगली नदी पर स्थित है और कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। इसकी निर्माण प्रक्रिया इतनी अनोखी थी कि जब यह बनकर तैयार हुआ तो लोगों को अपने इंजीनियरिंग चमत्कार पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। हैरान की बात यह है कि इस विशाल ब्रिज को बनाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर सिर्फ 2 पिलर्स का सहारा लिया गया, जबकि नदी के बीच एक भी पिलर नहीं है। इतना ही नहीं, इसे पूरे ब्रिज में एक नट बोल्ट का भी उपयोग किया नहीं गया। फिर भी यह पिछले 8 दशकों से बिना किसी बड़े नुकसान से मजबूती के साथ खड़ा है। हर दिन इस ब्रिज से करीब 1 लाख गाड़ियाँ और 5 लाख से अधिक लोग गुजरते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे व्यस्तम ब्रिजों में से एक बन चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 से लेकर 1943 में जापान ने कोलकाता पर कई बार बमबारी की, जिसमें हावड़ा ब्रिज को भी निशाना बनाया गया था। लेकिन यह अद्भुत ब्रिज जापानी हमले से बच निकला और आज भी कोलकाता की पहचान बना हुआ है। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जिस ब्रिज को जापान के बमिंग हमलों ने क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की थी, वह आज भी मजबूती से खड़ा है। आज की कहानी दुनिया के सबसे मशहूर और इंजीनियरिंग की अद्भुत कृतियों में से एक हावड़ा ब्रिज की है। इस ब्रिज का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन इसके लगभग 150 साल पुराने इतिहास और इसके निर्माण की रोचक कहानियाँ बहुत से कम लोगों को ही परिचित है। कोलकाता में प्रवेश करने के लिए ब्रिटिश काल में बने इस आइकॉनिक ब्रिज से गुजरना एक अनोखा अनुभव देता है। यह भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज और देश के सबसे व्यस्तम पुलों में से एक है। जब इसका निर्माण पूरा हुआ तब यह देश का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा ब्रिज था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पुल कोलकाता को दुनिया से जोड़ता है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अपने शासन को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने देश के प्रमुख शहरों में से कई विकास कार्य किए। समय के साथ साथ जब ट्रांसपोर्टेशन के विकास के लिए रेलवे का आविष्कार किया गया, एक्सपोर्ट को और तेजी करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने 1853 में बंगाल के हावड़ा में रेलवे का निर्माण किया। उस समय बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे शक्तिशाली प्रांत था और कोलकाता की राजधानी थी। यहाँ से लगभग सभी व्यापारी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता था। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल में रेलवे लाने का निर्णय लिया। 1850 में ही रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया था और उसी वर्ष जून महीने में हावड़ा रेलवे का निर्माण भी पूरा कर लिया गया था। अंग्रेजों की योजना सबसे पहले बंगाल में रेल सेवा शुरू करने की थी, लेकिन लंदन से रेल डिब्बे लेकर आ रहे एक जहाज बीच समुद्र में डूब गया और लोकोमोटिव इंजन गलती से भारत की बजाय ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। इन घटनाओं के कारण रेलवे निर्माण में 1 वर्ष की देरी हो गई और अंततः हावड़ा रेलवे स्टेशन 1854 में बनकर तैयार हुआ। हालांकि हावड़ा रेलवे स्टेशन के बन जाने के बावजूद अंग्रेजों को अपने व्यापार में अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी एक बड़ी बाधा बनी हुई थी। जहाज़ों के जरिए माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने उनके लिए कठिन हो रहा था, खासकर बरसात के मौसम में। जब हुगली नदी का जलस्तर बढ़ जाता था तो उन्हें मजबूरन अपना व्यापार कुछ समय के लिए रोकना पड़ता था। हावड़ा से कोलकाता तक माल परिवहन के लिए अंग्रेजों को कई जहाज़ों का उपयोग करना पड़ता था, जिससे न केवल अधिक लागत आती थी बल्कि समय की भी भारी बर्बादी होती थी। इसके अलावा नदी में आई बाढ़ के कारण कई बार उनका कच्चा माल खराब हो जाता था और कई जहाज़ बीच नदी में पलट भी जाते थे। यह समस्या केवल ब्रिटिश व्यापारियों के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी बड़ी मुश्किल बन चुका था। हावड़ा और कोलकाता के बीच आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब हावड़ा रेलवे स्टेशन अवस्थित में आया
तो यह समस्या और भी विकराल हो गई। देश विदेशी यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए हुगली नदी पार करनी पड़ती थी, जिसके लिए नाव ही एकमात्र साधन था। खराब मौसम में यह सफ़र बेहद जोखिम भरा हो जाता था और कई बार यात्रा को रद्द भी करना पड़ता था। इस चुनौती का अस्थायी समाधान खोजने के लिए एक ब्रिटिश प्रशासन ने हुगली नदी पर एक पुल बनाने का निर्णय लिया। इसी सोच के साथ हावड़ा ब्रिज की योजना बनाई गई, जिससे न केवल व्यापार को सुगम बनाया जा सका बल्कि यह आम जनता को भी राहत मिल सके। हावड़ा ब्रिज की योजना और निर्माण प्रक्रिया। सन 1852 में ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर हुगली नदी पर पुल बनाने की योजना बनाई। इसके लिए ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर जॉर्ज टर्बुल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने जल्द से जल्द पुल की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया। इससे पहले टर्बुल हावड़ा रेलवे स्टेशन के निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर चुके थे। सरकारी आदेश मिलते ही उन्होंने इस परियोजना की योजना बनाना शुरू कर दिया। कई महीनों की गहन शोध और अध्ययन के बाद 19 मार्च 1856 को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन 1862 से अगले 28 वर्षों तक यह परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी रही। इसके बाद 1870 में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई और ब्रिटिश सरकार ने 1871 में हावड़ा ब्रिज का एक्ट पास कर दिया गया। इस एक्ट के तहत पुल के निर्माण की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ इंजीनियर सर बेडफोर्ड लेस्ली को सौंपी गई। उन्होंने पंटून ब्रिज बनाने की योजना प्रस्तुत की। पंटून ब्रिज की विशेषताएं। इसे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया था कि ज़रूरत पड़ने पर इसे बीच से खोला जा सके, जिससे नदी से गुजरने वाले बड़े जहाज पुल से टकराए बिना आसानी से निकल सके। पंटून ब्रिज पानी में तैरते पीपों पर बना होता है और इसे आमतौर पर आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। चूँकि हुगली नदी में ज्वार भाटा का प्रभाव अधिक था, इसलिए यह पुल जल स्तर के अनुसार ऊंचे नीचे होता रहता था। सरकार को यह योजना बहुत पसंद आई और इसे तत्काल मंजूरी मिल गई। आदेश अनुसार पंटून ब्रिज के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया। इस पुल के हिस्से ब्रिटेन में तैयार किए गए और उन्हें कोलकाता में असेंबल किया गया। यह ब्रिज बनने की प्रक्रिया के दौरान 20 मार्च 1874 को कोलकाता में आए भयंकर साइक्लोन तूफान के कारण गंभीर क्षति हुई। कुछ समय बाद यह एरिया स्टीमर इस ब्रिज से टकरा गया, जिससे इनके 3 पंटून पानी में डूब गए और करीब 200 फीट का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आखिरकार 1874 में यह ब्रिज पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसे बनने में लगभग 3 महीने का समय लगा और कुल खर्च 22 लाख रुपए आया। यह पंटून ब्रिज 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था, जिसमें आम लोगों के चलने के लिए 7 फीट चौड़ा मार्ग भी बनाया गया। 17 अक्टूबर 1874 को इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया। इस ब्रिज के निर्माण के बाद हुगली नदी से गुजरने वाले बड़े जहाज़ों के लिए इसे बीच में खोला जाता था। हालांकि यह पंटून ब्रिज हुगली नदी पार करने के लिए एक मार्ग तो दे चुका था, लेकिन कोलकाता अभी भी रेलवे से ठीक से नहीं जुड़ पाया था। ब्रिटिश सरकार कोलकाता को अन्य राज्यों से रेलवे के माध्यम से जोड़ना चाहती थी, लेकिन रेलवे ब्रिज डिजाइन और उसकी योजना का कार्य पंटून ब्रिज के मुख्य इंजीनियर सर बेडफोर्ड लेस्ली को सौंपा गया। लेस्ली ने इस काम में अलेक्जेंडर मेडर्स रेडल का सहयोग लिया और दोनों ने मिलकर एक डिज़ाइन तैयार किया, जिसे आगे ब्रिज के प्रमुख इंजीनियरिंग आर्थर जॉन बेरी को सौंप दिया गया। आखिरकार 1887 में यह रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ। उसी वर्ष महारानी विक्टोरिया के शासन के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे, जिसे ब्रिटिश अधिकारी गोल्डन जुबली ईयर के रूप में मनाना चाहते थे। इसी कारण इस ब्रिज का नाम जुबली ब्रिज रखा गया। रेलवे ब्रिज बनने के बावजूद पंटून ब्रिज पर यातायात का दबाव कम नहीं हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत तक इस ब्रिज पर बैलगाड़ियों का लंबा जाम लगने लगा था। उस समय ब्रिटिश इंडिया की राजधानी होने के साथ साथ कलकत्ता का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र भी था, जिससे शहर में भीड़ लगातार बढ़ रही थी।
इस बढ़ती भीड़ का सीधा असर पंटून ब्रिज पर पड़ रहा था, जहां रोज भारी सामान से लदी बैलगाड़ियां घंटों तक फंसी रहती थी। ब्रिज के इसलिए बढ़ते भार को सहन करना लगभग असंभव हो गया था। 1905 में दुर्घटना की बढ़ती आशंका को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिज का तकनीकी निरीक्षण कराया, जिसमें इसकी अत्यंत खराब स्थिति उजागर हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही एक नए और मजबूत ब्रिज के निर्माण की योजना पर ध्यान देने 1906 में पोर्ट कमीशन ने ईस्ट इंडियन रेलवे के चीफ इंजीनियर R.S. हाइट और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर W.B. मक्केब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति को हुगली नदी पर एक नए ब्रिज की संभावित डिजाइन का विश्लेषण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। कुछ महीनों के भीतर समिति ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप दी, जिसमें 6 प्रकार के ब्रिज निर्माण के सुझाव शामिल थे। इनमें टनल ब्रिज से लेकर फ्लोटिंग ब्रिज तक के विकल्प मौजूद थे। सभी विकल्पों का गहन विश्लेषण किया गया, जिसमें ब्रिज के निर्माण, लागत, वित्तीय पहलुओं और यातायात की संभावनाओं को ध्यान में रखा गया। अंततः फ्लोटिंग ब्रिज के निर्माण को सबसे उपयुक्त माना गया। इसके बाद पोर्ट कमीशन ने इस नए फ्लोटिंग ब्रिज के डिज़ाइन और निर्माण के लिए टेंडर निकाला, जिसमें 23 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन कंपनियों को ब्रिज की डिज़ाइन प्रस्तुत करनी थी और सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइन को 3000 पाउंड का इनाम देने की घोषणा की गई थी। शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियों ने अपनी अपनी डिज़ाइन प्रस्तुत की, जिसमें से एक जर्मन कंपनी की डिज़ाइन को सबसे अधिक पसंद किया गया। हालांकि जब इसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं पाया गया तो इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इसी बीच नए ब्रिज की योजना पर काम चल रहा था, जबकि उस समय बंगाल भी बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। बंगाल विभाजन के फैसले के बाद हो रहे आंदोलन के चलते लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रस्तावित नए ब्रिज के निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका। कई वर्षों तक यह परियोजना रुकी हुई रही और 1911 तक स्थिति जस की तस बनी रही। इसी वर्ष अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, जिससे पुल निर्माण में और देरी हो गई। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के दौरान ब्रिटिश सरकार युद्ध में व्यस्त रही, जिससे पुल निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। 1917 में पुराने ब्रिज की मरम्मत कर काम चलाया गया, लेकिन यह अधिक समय तक उपयोग के योग्य नहीं रहा था। इसके चलते 1921 में प्रसिद्ध उपयोगिती और आर्किटेक्ट R.N. मुखर्जी ने नेतृत्व में मुखर्जी कमेटी का संगठन किया गया। मुखर्जी मार्टिन कंपनी लिमिटेड के संचालक थे, जो पहले विक्टोरिया मेमोरियल और वेलूर मठ जैसे प्रतिष्ठित निर्माण कार्यों में योगदान दे चुकी थी। 1922 में मुखर्जी कमेटी ने न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का सुझाव दिया गया। 1926 तक इस परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई और सरकार ने न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पारित कर दिया गया। इसके बाद रेडल पाल्मर और ट्राइडन नामक फार्मर्स ने फर्म को एक वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। 1929 में इस फर्म ने पोर्ट ट्रस्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कैंटिलीवर और फ्लोटिंग ब्रिज के निर्माण का सुझाव दिया गया। इसके बाद 1930 में गुड कमेटी का गठन किया गया और इसे नई ब्रिज निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसी वर्ष गुड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कमीशन को सौंप दी, जिसमें उन्होंने रेंडल प्लामर और ट्राइडन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और इंसेप्शन टाइप बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज बनाने की सिफारिश की। ब्रिज की डिज़ाइन तैयार कर इसे एक कमेटी को सौंप दिया गया। कमेटी ने नए ब्रिज के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए। इस टेंडर में सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई, लेकिन जब तक प्रक्रिया आगे बढ़ती 1935 का समय आ चुका था। इस दौरान जर्मनी और ब्रिटेन के संबंध बेहद खराब हो चुके थे, जिसके चलते जर्मन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। इसके बाद टेंडर की शर्तें के अनुसार निर्माण कार्य ब्रिटिश कंपनी क्वालिटी वेल्डर ब्रिज एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को सौंप दिया गया। 1935 में सरकार ने इस नए ब्रिज के निर्माण के लिए न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट में संशोधन किया।
इसके बाद 1936 में क्वालीवेल्डर ब्रिज एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने न्यू हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसके साथ ही पोर्ट कमीशन ने हावड़ा की एक ही फॉर्म ब्रेथवेट वर्न एंड जेसफ कंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड को इस ब्रिज के फैब्रिकेशन और इंस्पेक्शन कार्य के लिए शामिल कर लिया। निर्माण के दौरान हुगली नदी में भारी मात्रा में जमा गाद को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक रात जब नदी के तट से गाद हटाई जा रही थी, तभी गलती से एक विशाल टावर छूट गया और अपनी भारी वजन के कारण करीब 2 फीट जमीन के अंदर धंस गया। इस कारण इतना तेजी धमाका हुआ कि खिदिरपुर में लगे सिस्मोग्राफ ने इसे भूकंप के झटके के रूप में रिकॉर्ड कर लिया। इस धमाके की वजह से पास का एक मंदिर भी गिर गया, जिससे आसपास के लोग घबरा गए। इसी दौरान गाद की सफाई में कर्म के 18वीं सदी की तोपों और कई पुराने सिक्के भी मिले। ब्रिज के फाउंडेशन को तैयार करने में लगभग 2 साल लगे। इसके बाद 1940 में ब्रिज के अन्य हिस्सों का निर्माण शुरू किया। ब्रिज के फाउंडेशन को तैयार करने में लगभग 2 साल लगे। इसके बाद 1940 में ब्रिज के अन्य हिस्सों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस ब्रिज को बनाने के लिए कुल 26,500 टन स्टील की आवश्यकता थी। पहले की तरह पंट ब्रिज में इस्तेमाल होने वाली सामग्री ब्रिटेन में यातायात की जा रही थी, लेकिन इस बार सेंडर वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटेन केवल 3,000 टन स्टील ही भेज सका। ऐसे में निर्माण कार्य को जारी रखते हुए बाकी 23,500 टन स्टील की आपूर्ति टाटा स्टील ने की। लगातार 4 साल तक दिन रात चले निर्माण कार्य के बाद 1942 में यह ब्रिज पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। उस समय इस ब्रिज के निर्माण में करोड़ों रुपए का खर्च आया था। अपनी विशालता और तकनीकी उत्कृष्टता के कारण यह उस समय दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज की प्रमुख आंकड़े। हावड़ा ब्रिज की लंबाई 2,313 फीट है। हावड़ा ब्रिज की ऊंचाई 269 फीट है और हावड़ा ब्रिज की सेंट्रल डिस्क की चौड़ाई 71 फीट है और दोनों तरफ फुटपाथ की जो चौड़ाई है वो 15-15 फीट है और सेंट्रल स्पेस लगभग 1,500 फीट है और हैंग्स की संख्या 39 है। इस ब्रिज की सबसे अनूठी विशेषताएं इसकी निर्माण तकनीकी है। इसमें एक भी नट बोल्ट का उपयोग नहीं किया गया है। पूरा ब्रिज धातु की कीलों और बोल्डिंग के सहारे जोड़ा गया है। यह पूरी संरचना नदी के दोनों किनारों पर स्थित 280 फीट ऊंचे केवल 2 पिलर्स के सहारे खड़ी है, जो इसे खास बनाती है। पिलर्स के बीच की दूरी लगभग 1,500 फीट है और इन दोनों मुख्य पिलर्स के अलावा ब्रिज को सपोर्ट करने के बीच में कोई अतिरिक्त संरचना नहीं लगाई गई। बावजूद इसके निर्माण के बाद से आज तक यह ब्रिज अपनी मजबूती स्थिरता बनाए हुए है। अपनी अनोखी बनावट के कारण यह ब्रिज लाखों लोगों को आकर्षित कर लोग हैरान रह जाते हैं कि इतना विशाल ब्रिज इतने कम सपोर्ट पर दशकों से मजबूती से खड़ा कैसे है। दरअसल ब्रिज के निर्माण के समय सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्देश दिए थे कि नदी में कम से कम पिलर्स का उपयोग किया जाए ताकि बड़े जहाज़ों को आवाजाही में कोई बाधा ना हो। उस समय हुगली नदी के माध्यम से यह अंग्रेजों का अधिकांश व्यापार संचालित होता था और अधिक पिलर्स होने की वजह से जहाज़ों को टकराने का खतरा बढ़ जाता था। हावड़ा ब्रिज कोलकाता को हावड़ा रेलवे स्टेशन से जोड़ता है, जिससे इसे गेटवे टू कोलकाता भी कहा जाने लगा। यह ब्रिज न केवल सरकार की एक बड़ी उपलब्धि थी, बल्कि कोलकाता और हावड़ा के लोगों के लिए भी गर्व की बात थी। हालांकि इसे बिना किसी औपचारिक उद्घाटन के ही जनता के लिए खोल दिया गया। दरअसल उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार को यह आशंका थी कि जापानी वायुसेना कोलकाता पर हमला कर सकती है। इसी कारण बिना किसी समारोह के चुपचाप इस ब्रिज को उपयोग में लाया गया। 20 दिसंबर 1942 की रात ब्रिटिश सरकार की यह आशंका सही साबित हुई, जब जापानी लड़ाकू विमान कोलकाता के ऊपर मंडराने लगे और कुछ ही देर में बमबारी शुरू कर दी।
इस हमले में ब्रिज के आसपास के क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। उस समय चीन और जापान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था और ब्रिटेन तथा अमेरिका चीन को समर्थन देते हुए युद्ध सामग्री भेज रहे थे। चूँकि भारत उस समय इस सप्लाई चेन का अहम हिस्सा था, जापान की रणनीति इसे बंधित करने की थी। हावड़ा ब्रिज के पास एक महत्वपूर्ण पोर्ट स्थित था जिसे जापानी वायुसेना तबाह करना चाहती थी। हालांकि रात के अंधेरे में उनका निशाना चूक गया और बम ब्रिज के बजाय एक होटल पर गिरा, जिससे आसपास के इलाकों में तबाही हुई, लेकिन ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के 2 साल बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली और हावड़ा ब्रिज का स्वामित्व भारत सरकार को सौंप दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इस ब्रिज का उपयोग कई गुना बढ़ गया, क्योंकि उस समय यह कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला एकमात्र पुल था। 1993 से पहले तक इस ब्रिज पर ट्राम भी चला करती थी, लेकिन अत्यधिक ट्रैफिक लोड के कारण ट्राम सेवा बंद कर दी गई। अपने अनूठे स्ट्रक्चर और ऐतिहासिक महत्व के कारण हावड़ा ब्रिज आज भी एक प्रतिष्ठित संचरण बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज अपने लोकप्रिय के कारण देश और विदेशों के कई फिल्म निर्देशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। 1965 में इस ब्रिज का नाम महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में रविंद्र सेतु रखा गया। हालांकि आज भी आम लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। 1970 के दशक तक बंगाल की बढ़ती आबादी और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी के कारण इस ब्रिज पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप हुगली नदी पर एक नए पुल की आवश्यकता महसूस हुई। 20 मई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस नए पुल की आधारशिला रखी। हालांकि इसका निर्माण कार्य 1979 में शुरू हुआ और 1992 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इस पुल का नाम बंगाल के महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सम्मान में विद्यासागर सेतु रखा गया, जिसे सेकेंड हुगली ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। विद्यासागर सेतु के निर्माण से हावड़ा ब्रिज पर यातायात का दबाव कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन दशकों के लगातार उपयोग के कारण हावड़ा ब्रिज में क्षति के लक्षण दिखने लगे। इसके पिलर्स और संरचना पर कई जगह जंग लग चुकी है। इस ऐतिहासिक पुल को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार इसके रखरखाव पर विशेष ध्यान दे रही है। हावड़ा ब्रिज के रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के हाथों में है, लेकिन यह कई प्रयासों के बावजूद इसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखा जा सका। ऐसे ही एक बड़ा हादसा 24 जून 2005 को हुआ, जब एक मालवाहक जहाज MV मनी हुगली नदी से गुजरते समय ब्रिज से टकरा गया। इस टकराव से ब्रिज के 40 क्रॉस ग्रेडर्स क्षतिग्रस्त हो गए और 2 ट्रॉली गाइड टेढ़े हो गए। इस क्षति की मरम्मत के लिए लगभग 8 टन स्टील की आवश्यकता पड़ी और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को इस पर 50 लाख रुपए खर्च करने पड़े। हालांकि मरम्मत के बाद ब्रिज की संरचना को सुधार लाया गया, लेकिन एक गंभीर समस्या अभी भी बनी हुई थी। ब्रिज के पाइयों और अन्य हिस्सों में लगने वाले जंग, जो धीरे धीरे इसे कमजोर बना रहा था। इस बढ़ती समस्या के कारण कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने जंग के प्रभाव और उसके संभावित नुकसान का गहरा अध्ययन करना शुरू किया। साल 2011 में जब इस ऐतिहासिक पुल का निरीक्षण किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि इसके खंभों पर लगी जंग के कारण उनकी मोटाई लगभग आधी हो चुकी थी, जबकि पुल में लगे हैंगर की मोटाई 6 मिमी से घटकर मात्र 3 मिमी रह गई थी। इस गंभीर क्षति के पीछे सबसे बड़ा कारण पान मसाले और गुटखे की पिक को माना गया। पान और गुटखा खाने वाले लोग ब्रिज से गुजरते समय इसकी संरचना पर थूकते थे, जिससे उसमें मौजूद केमिकल स्टील के साथ रिएक्शन करके उसे कमजोर कर देती थी। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के निर्देशक चंद्रनाथ भट्टाचार्य के अनुसार थूक, पान, चूने में मौजूद तत्व स्टील पर एसिड जैसा प्रभाव डालते हैं, जिससे जंग तेजी से बढ़ता है। इस समस्या से बचाव के लिए पुल के खंभों पर फाइबर ग्लास लगाया गया। वातावरण और जैविक अपशिष्ट से नुकसान। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज को वायुमंडल परिस्थितियों और जैविक कचरे से भी नुकसान हुआ।
सालों से लाखों पक्षी इस पुल को अपनी आश्रय स्थल बना चुके हैं, जो नियमित रूप से पुल के जोड़ और संरचना पर मल त्याग करते थे। पक्षियों के अपशिष्ट में मौजूद केमिकल धीरे धीरे पुल की संरचना को कमजोर कर रहे हैं। इस खतरे को कम करने के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा नियमित सफाई करवाई जाती है। पुल को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए समय समय पर इसकी पेंटिंग और प्राइमर का कार्य किया जाता है। कोलकाता की शान हावड़ा ब्रिज, जो 80 से अधिक वर्षों से शहर की जीवन रेखा बना हुआ है, उचित देखरेख के साथ भविष्य में भी कई दशकों तक कोलकाता और हावड़ा ब्रिज के बीच एक मजबूत कड़ी बना रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप कोलकाता से हैं तो कोलकाता ज़रूर कमेंट करें। अगर आप लोग कोलकाता से नहीं हैं तो एक बार कोलकाता ज़रूर विजिट करें। बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए, अच्छी लगी है तो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अमेजिंग फैक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।